देखिए आपका ये एविडेंस चल रहा था भाई। एडमिशन काफ़ी लंबा चल गया, कठिन भी था। और दिक्कत ये है कि भाई कई लोगों को समझ में भी नहीं आया। एडमिशन का चैप्टर देखिए आपका लास्ट में ही समझ में आता है। शुरुआती दौर में समझ में कम ही आता है मैं बता दूं। यानी कि अंतिम समय में समझ में आता है। जैसे कि व्यक्ति को सत्य का ज्ञान अंतिम समय में होता है। जीवन भर वह लूट खसोट भ्रष्टाचार, ये पुत्र वो पुत्री ये पुत्री, और जब मरने का समय आता है तो आपका ये सोचता है कि सब बेकार गया। आखिर में नैतिक जीवन बिताया होता तो जला दीजिए वो सब। नैतिक जीवन जीवन भर व्यतीत किया होता तो लास्ट में ये दिन देखने को नहीं मिलते। तो उसी प्रकार आपका एडमिशन भी लास्ट में ही समझ में आता है। आइए सेक्शन 23 हम चल रहे थे, और 23 के बाद आपका और एडमिशन में जो बातें बची हैं बताया जाएगा। देखिए आपका सेक्शन 23 से निश्चित क्वेश्चन बनता है, फिर एक बार दोहरा दिया जाए। पहला पॉइंट आपको ये देखना है कि जो सेक्शन आपका 23 है वह केवल सिविल मैटर में लागू होगा, यानी कि क्रिमिनल में नहीं, केवल किस में लागू होगा, सिविल में। दूसरा हम ये बताए थे कि जो सेक्शन 23 है उसमें आपका सुलह समझौते को प्रश्रय दिया गया है। तीसरा हमने बताया था कि प्रतिकूल या विरोधी या विपरीत सब एक ही बात है। प्रभाव डाले बिना की गई स्वीकृति आपका 23 में है। ये क्वेश्चन 3-4 बार बना है, ये क्वेश्चन आपका बन चुका है। यानी कि व्यक्ति ने एडमिशन तो किया, लेकिन वह एडमिशन उसके विरोध में, उसके अगेंस्ट में कोई प्रभाव या इफेक्ट नहीं रखेगा। इस बात का ही उल्लेख आपका सेक्शन 23 में किया गया है। लास्ट में कल जो बताया गया था 23 में आपका यह बताया गया था कि जो मार्जिनल नोट्स हैं अर्थात पार्श्व टिप्पण हैं, अर्थात जो मोटे में लिखा गया हेडिंग, उसमें कुछ और बात रहेगी और अंदर कुछ और बात। तो देखिए क्या बात है। अब बेरक सही रहेगा उठाना। 23 निकाल लीजिए और आपका कौन सी बातें दी गई हैं 23 में आपका ये देखा जाए। देखिए भाई आपका सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं, यानी कि सिविल मामलों में एडमिशन कब रेलेवेंट होगा, यानी कि सिविल मामलों में स्वीकृति को कब एविडेंस के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये हेडिंग है। लेकिन आगे देखिए क्या कहा गया है। सिविल मामलों में कोई भी स्वीकृति सुसंगत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सिविल मामलों में एडमिशन रेलेवेंट नहीं होगा। ये कब नहीं होगा? दो कंडीशन इस सेक्शन में दिए गए हैं, और अब उन दोनों कंडीशनों को जानिए। यानी कि पहली बात ये मिली कि हेडिंग कुछ और बता रही है कि कब सुसंगत होगा, और अंदर कह रहा है कि कब सुसंगत नहीं होगा। इसीलिए आपका रंगा सियार कहा गया था, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और। तो आइए देखा जाए भाई कब रिलेवेंट नहीं होगी, इसको याद करके जाइएगा। देखिए मैं बता भी रहा हूँ। यदि वह या तो इस एक्सप्रेस या अभिव्यक्त शर्त पर, कंडीशन पर की गई हो कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। पहले समझिए, अर्थात जिस व्यक्ति ने एडमिशन किया है उस व्यक्ति ने एक्सप्रेस रूप से का मतलब या तो मुख से बोलकर या लिखकर यह कंडीशन लगाई है, यह शर्त लगाई है कि जो मैं बातें कह रहा हूँ ये एडमिशन तो है, लेकिन इस एडमिशन को मेरे खिलाफ प्रयोग नहीं किया जाएगा। कल एक उदाहरण भी अच्छा बताया गया था। उदाहरण ये था कि ए बी को 5,000 रुपया दिया था और एक लेटर भेजता है
कि अगर तुम 3,000 रुपया दे दो तो हम मान जाएंगे और 2,000 क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट में इसको जोड़ लीजिए थोड़ा, बताइए तो संविदा अधिनियम की किस धारा से ये गवर्न होगा। कहीं ना कहीं तो ये उदाहरण होगा कि भाई चलो आपका कुछ ही दे दो, यानी कि भागते भूत की क्या लंगोटी भली। तो भाई यही सब क्वेश्चन है। 63 जाकर देख कर आइएगा, कौन सा धारा, मैं बता भी रहा हूँ। एक सेक्शन मैं बता रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट का, कौन सा सेक्शन पढ़कर आएंगे, 63। और क्वेश्चन जे में आया है पिनेल्स का नियम। पिनेल्स का नियम किस सेक्शन से रिलेटेड है कॉन्ट्रैक्ट के, तो 63 जाकर एक बार आज पढ़िएगा। अब उतना समय नहीं है कि भाई आपका 63 पूरा पढ़ा जाए। तो इस उदाहरण में फिर बैक होइए। अगर लेटर में ये लिखा है कि देखिए हम तो एडमिशन कर रहे हैं कि 3,000 में मान जाएंगे, लेकिन ये एडमिशन इस शर्त पर कर रहे हैं कि माने ये हम स्वीकार तो कर रहे हैं, एडमिशन भी है मेरा, लेकिन ये एडमिशन एविडेंस के रूप में मेरे खिलाफ प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो वह जो लेटर में 3,000 पर माना है उसका प्रयोग साक्ष्य के रूप में नहीं किया जाएगा सिविल मामलों में। और ये जब मुकदमा करेगा तो पूरे 5,000 के लिए कर सकता है। अब 2,000 छोड़ने की कोई बात नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर अगर किसी पक्षकार ने इस एक्सप्रेस कंडीशन पर कथन एडमिशन किया है कि इसका प्रयोग एविडेंस में नहीं किया जाएगा, तो वह जो एडमिशन होगा क्या उसे साक्ष्य में प्रयोग किया जाएगा कि नहीं, नहीं किया जाएगा। दूसरा देखिए, आपका दूसरा क्या है, या ऐसी परिस्थितियों के अधीन एडमिशन किया गया है जिससे न्यायालय यह अनुमान कर सके कि पक्षकार इस बात पर परस्पर सहमत हो गए थे कि उनका साक्ष्य नहीं दिया जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि किसी पक्षकार ने एडमिशन किया है और न्यायालय को यह बिलीव हो गया है, कोर्ट को यह विश्वास हो गया है कि दोनों पार्टी इस बात पर कंसेंट थी, एग्री थी, रजामंद थी कि ये जो बातें कही जाएंगी जो एडमिशन के रूप में होंगी इनको एविडेंस में हम प्रयोग नहीं करेंगे। यानी कि न्यायालय से इन्हें क्या रखा जाए, बाहर। अगर आप सोचिए अगर ये सेक्शन नहीं रहता तो क्या प्रभाव होता, लास्ट में प्रभाव देखना है। प्रभाव ये होता कि लोग सुलह समझौते में खुलकर अपनी बातें बता ही नहीं पाते। उनको बार बार क्या रहता, डर बना रहता। डर ये रहता कि अगर मैं अपना हक छोड़ूंगा तो ये विपक्षी पार्टी कल इसी लेटर को कोर्ट में पेश करके और हमारे खिलाफ क्या करेगी, भाई हमारे खिलाफ प्रयोग करेगी और हम हार जाएंगे। जैसे कि डर, एक उदाहरण से फिर वही उदाहरण देखिए। ए बी को 5,000 रुपया दिया है और लेटर एक लिखता है कि अगर 3,000 ही तुम दे दो तो हम 2,000 छोड़ देंगे, 3,000 में मान जाएंगे। अगर एविडेंस का सेक्शन 23 न रहता तो कल्पना करिए क्या होता। अगर बी आपका कह सकते हैं कि पैसा नहीं देता, ए 5,000 की मांग करता, तो तत्काल बी जाकर कोर्ट में कहता कि हजूरिये तो 3,000 पर क्या हुए थे, मान लिए थे, मान गए थे, अब हम 2,000 नहीं देंगे, केवल कितना देंगे, 3,000। और कभी भी कोई लेटर भेजकर या मौखिक रूप से समझौते की बात ही नहीं करता, क्योंकि उसका हक क्या कर दिया जाता, मार दिया जाता। इसीलिए सेक्शन 23 बनी है कि स्वतंत्र होकर पक्षकार अपनी बातें कहें और ये डर भय न रहे कि इसका प्रयोग हमारे खिलाफ बाद में किया जा सकता है। आइए अब आगे देखा जाए। आपका एडमिशन हो गया तो अंत में जो देखा जाता है अब समझ में आएगा एडमिशन का इफेक्ट क्या होगा, एडमिशन का प्रभाव क्या होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बना है।
यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत ज़्यादा बना है और अच्छे से देखिए आपका इफेक्ट के लिए कौन कौन सा सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। स्वीकृति के प्रभाव के लिए आप सेक्शन 31 पढ़ेंगे, फिर आपका सेक्शन 58 को रिलेट करेंगे, फिर आपका 4 को रिलेट करेंगे और फिर 115, 116 और 117। पहले तो सेक्शन पकड़िए कि एडमिशन के प्रभाव के लिए हमें कौन कौन सी धाराओं को कोरिलेट करना है। फिर अभी हम बताएंगे कौन कौन सी धारा, रटिए 31, 58, 4, इसके बाद 115, 116, 117। अब आपका एडमिशन का प्रभाव क्या होगा ये सेक्शन 31 बताता है और अच्छे से इसको तैयार रखना है कि स्वीकृति का क्या प्रभाव होता है। तो कानून अभी हम उदाहरण पहले बताएंगे तब डायरेक्ट बताएंगे, बिना उदाहरण के नहीं, ताकि लास्ट में आपके दिमाग में एडमिशन बैठ जाए। देखिए पहले डायरेक्ट एक बार तोड़ लिया जाए। जो एडमिशन होता है, स्वीकृति होता है, वह कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता। यानी कि इसका मतलब कि जो स्वीकृति होती है वह निश्चायक सबूत नहीं होती। यही लोग कई लोग तो यही गलत करके आ जाते हैं, मार देते हैं होती है, और जबकि बेरेक में क्या लिखा है, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होती। अब कंक्लूसिव प्रूफ है क्या, क्योंकि इसको कहाँ परिभाषित किया गया है, सेक्शन 4 में, अतः सेक्शन 4 को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका बताया जा रहा है कि जो एडमिशन होता है वह किस रूप में इन्फोर्स होगा, किस रूप में प्रवर्तित होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा। तो ये विबंध के रूप में प्रवर्तित होगा। यानी कि आपका एडमिशन का प्रभाव क्या होगा, स्टापेल। अब समस्या यह है कि आपका स्टापेल के रूप में होगा। तो स्टापेल के बारे में एविडेंस में कहाँ बताया गया है, 115 से लेकर कहाँ तक, 117। अब 58 कैसे कोरिलेट करेंगे, अभी आपका तोड़ा जा रहा है, अभी समझा नहीं जा रहा है। 58 बताती है कि आपका जो जुडिशियल एडमिशन होगा, न्यायिक स्वीकृतियां होंगी, वह सबूत का अभित्यजन करेंगी। यानी कि वैभियर करेंगी प्रूफ का, किसका, प्रूफ का। तो स्वीकृतियों को हम दो भागों में बांटेंगे, एक गैर न्यायिक यानी कि न्यायालय से बाहर, और एक कहाँ हम स्वीकृति कराएंगे, न्यायालय में। अब आपका पहले एक उदाहरण से समझने का प्रयास करिए, तब आपका और चीजें बताई जाएं। देखिए ध्यान से भाई, ए बी, ध्यान से देखिएगा। ए इस बात को एडमिट करता है, एक्सेप्ट करता है, एडमिशन करता है कि हे बी, मैं तुम्हारा 5,000 रुपया उधार लिया हूँ। अब इसी उदाहरण पर थोड़ा अच्छे से जानिए। यानी कि ए इस बात को एक्सेप्ट करता है कि हे बी, मैं तुमसे 5,000 रुपया डेट यानी कि ऋण या उधार लिया हूँ। ए द्वारा जो ये कथन अब विवाद उत्पन्न हो गया कि क्या ए बी से 5,000 रुपया लिया है कि नहीं, ऐसी दशा में बी मुकदमा किया है और मुकदमा करके अपना 5,000 मांगने का दावा किया है, और उसी में ए ने एडमिशन कर लिया है कि मैं क्या किया था, 5,000 रुपया बी से लिया था। तो ये तो एडमिशन है, क्योंकि विवाद उसी पर है, और ए का कथन विवाद की ओर कुछ न कुछ क्या करता है, अनुमान इंगित करता है। तो पहले एडमिशन का बंटवारा कर लिया जाए। अगर ए इस बात को कोर्ट से बाहर कहा है, यानी कि एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन किया है, गैर न्यायिक एडमिशन किया है, न्यायालय से बाहर जाकर स्वीकार किया है,
तो कानून ये कहता है कि एक यह बात कि वह बी से 5,000 रुपया उधार लिया है, कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन बना लीजिए, कौन सा एडमिशन कोर्ट में प्रूफ किया जाना आवश्यक है, एक्स्ट्रा जुडिशियल की जुडिशियल? एक्स्ट्रा जुडिशियल। अब फिर आइए दूसरा क्वेश्चन पर। हो सकता है कि जब भी मुकदमा करे तो ए अपने प्लीडिंग के माध्यम से, अभिवचन के माध्यम से कोर्ट में ही स्वीकार कर ले कि हाँ हजूर, हम बी से 5,000 रुपया उधार लिए हैं। तो बताइए, ये जो एडमिशन होगा ये जुडिशियल होगा कि एक्स्ट्रा जुडिशियल? जुडिशियल। और तुरंत आपका सेक्शन पकड़ना है 58। सेक्शन 58 कहता है कि जो जुडिशियल माने एडमिशन है, जो न्यायालय में की गई स्वीकृति है, अब उसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, उसको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जाकर कहाँ स्वीकार इस बात को कर लिया? न्यायालय में। अर्थात न्यायिक स्वीकृतियां सबूत का क्या करती हैं? वैभियर, त्यजन, अभित्याग। ये याद रखना 2 पॉइंट। अब अगला आइए जो 31 पर आइए, बैरक तोड़िए। जो एडमिशन होगा, पहला पॉइंट है कि वह कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब अकाट्य तर्क, निर्विवाद प्रमाण या निश्चायक सबूत। अब यह है कि निश्चायक सबूत नहीं होगा, तो यहाँ 2 पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये कंक्लूसिव प्रूफ है क्या, और जब कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ। तो पहले कंक्लूसिव प्रूफ समझिए। और पिछली बार यूपीजे में ये क्वेश्चन आया था, ये नहीं कि नहीं आया था। देखिए आपका निश्चायक सबूत की जो परिभाषा है एविडेंस के सेक्शन 4 में दी गई है। कहाँ दी गई है? 4 में। अगर एक तथ्य दूसरे तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहां न्यायालय एक तथ्य के साबित हो जाने पर दूसरे तथ्य का अनुमान लगाएगा, प्रिजम्पशन करेगा, उपधारणा करेगा और इसे ना साबित यानी कि डिस्प्रूव करने का अवसर नहीं देगा। यानी कि निश्चायक सबूत आपका किन किन धाराओं में है? तो 41, 112, 113। यही क्वेश्चन इस बार 2018 जे में भी पूछा गया था कि एविडेंस की किन धाराओं में कंक्लूसिव प्रूफ का प्रावधान है। तो 3 धाराएं रट कर जाइए। कौन कौन है? 41, दूसरा कौन? 112 और तीसरा कौन? 113। रट कर जाइए। एक उदाहरण दूसरा देखा जाए। निश्चायक सबूत को समझने के लिए आपका एक दूसरा उदाहरण देखा जाए, और वह सबसे अच्छा उदाहरण आपका, एविडेंस तो पढ़ाया जाएगा, थोड़ा एक अदर एक्ट में भी देखा जाए आपका, वह देखा जाए आईपीसी का सेक्शन 82। भाई अब उदाहरण बताया जा रहा है, उदाहरण से समझ लीजिएगा निश्चायक सबूत। देखिए आपका यूपीएपीओ में 82 से क्वेश्चन भी आया था। भाई कहाँ आया, ये भी हमारा कर्तव्य है बताना। क्वेश्चन ये पूछा था कि डोली इनकैपेक्स अक्षम गुड़िया या अपराध करने में अक्षम। तो डोली इनकैपेक्स या अक्षम गुड़िया का सिद्धांत किस धारा में? 82 में। और डोली कैपेक्स आ जाए, सक्षम गुड़िया आ जाए, तो सक्षम गुड़िया कहाँ है? 83 में। अब ये सब याद करना है। देखिए 82 क्या कहता है। यदि कोई चाइल्ड है, शिशु है, और वह 7 वर्षों से कम का है, तो ऐसी दशा में अगर वह अपराध करता है तो उसके अपराध को अपराध नहीं माना जाएगा। अर्थात कोई बात अपराध नहीं होगी जो ऐसे शिशु द्वारा की जाए जो 7 वर्ष से नीचे का हो
लेकिन कब? कार्य करते समय। अब यहाँ कंक्लूसिव प्रूफ कैसे आया, वहीं आपको दिमाग में बैठाना है। एक तथ्य पहले प्रूफ करिए, एक फैक्ट प्रूफ करिए। देखिए हम कर रहे हैं प्रूफ। एक फैक्ट हमने ये प्रूफ कर दिया कि हजूर ये जो शिशु है इसने अपराध किया है, और जिस तारीख को ये अपराध किया इसकी एज 7 वर्ष से क्या थी? कम। तो न्यायालय दूसरे फैक्ट का, दूसरे तथ्य को प्रिज्यूम करेगा, उपधारणा करेगा, कल्पना करेगा, अनुमान लगाएगा। क्या अनुमान लगाया जाएगा? कि यह बालक अपराध करने में क्या है? सक्षम है कि अक्षम है? तो एक बात, एक तथ्य आपने क्या प्रूफ कर दिया कि बालक कितना से कम था? 7 से। तो दूसरी बात का क्या अनुमान लगा लिया गया कि अब अपराध करने में यह क्या है? अक्षम। अब निश्चायक सबूत तब माना जाता है जब जो ये हम दिखा रहे हैं कि बालक अक्षम है, इसको काटा न जा सके, इसको तोड़ा न जा सके, इसका खंडन न किया जा सके, रिवोक न किया जा सके। तो ये रिवोक वाली बात नहीं है, रिवोक नहीं किया जा सकता। यानी कि आप लाख दिखाएं कि ठीक है हजूर बालक 6 साल का है, मैं मानता हूँ, लेकिन बालक परिपक्व था, बड़े बड़े लोगों को हरा दिया था, कौटिल्य जैसा था। कौटिल्य नाम सुने हैं कि नहीं? वो पुराने जमाने का नहीं, एक हरियाणा का बालक है, 6 साल में ही उसको पूरा मने याद है, जो एक बार पढ़ लेता है उसे याद हो जाता है। कौन बनेगा करोड़पति में भी कई लाख जीत लिया, और आपका कह सकते हैं कि टीवी चैनलों पर भी कई बार आया, और जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता था, जैसे कंप्यूटर उसका दिमाग है, क्लिक करके तुरंत क्या करता था? बता देता था। तो हुआ कि भाई ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है, इसको पढ़ाइए लिखाइए, भले तेज हो। तो उसको अब मीडिया उडिया में ज़्यादा नहीं आता, अपना पढ़ रहा है धीरे धीरे। लेकिन अब हम निश्चायक सबूत पर फिर बैक होइए। निश्चायक सबूत का मतलब ये हुआ कि अगर हम ये दिखाएं कि बालक भले ही 6 ईयर का हो, लेकिन ये बहुत परिपक्व हो गया था, तो क्या आपका बालक को सजा दी जाएगी कि नहीं? या इस अनुमान को खंडित या रिवोक किया जा सकता है? नहीं। अगर नहीं किया जा सकता किसी भी हाल में, तो ये कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा, और बालक सदैव बचाव का क्या होगा? हकदार। अब एडमिशन पर आइए। जो एडमिशन किया गया है, क्या वह कंक्लूसिव प्रूफ है कि नहीं? अकाट्य तर्क है कि नहीं? नहीं है। यानी कि जो हम क्या लिखे हैं 31 में कि एडमिशन निश्चायक सबूत नहीं है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति स्वीकृति किया है वह व्यक्ति ये साबित कर सकता है कि ये स्वीकृति झूठी है। ये कई शब्दों को जोड़कर एडमिशन बना दिया गया है, ये स्वीकृति मान्य नहीं है, यानी कि ये स्वीकृति फाल्स है और इसे माना न जाए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि स्वीकृतियों का खंडन किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है। इसीलिए लिखा है कि कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, क्योंकि अगर कंक्लूसिव प्रूफ रहता तो उसके विरोध में कोई साक्ष्य तोड़ने के लिए नहीं दिया जाता। तो आखिर कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है तो है क्या? तो अगला शब्द 31 का कह रहा है कि किस रूप में इनफोर्स होगी। तो आपका क्या बताया गया है? विबंध के रूप में। विबंध अब समझिए भाई, और फिर वही उदाहरण पुराना हम बताएंगे। जो ये स्टापेल शब्द है लैटिन का, ये इंग्लिश में इसे स्टॉप कहते हैं। स्टॉप का मतलब कि रोकना, रोकना मतलब हुआ आपका विबंधित कर देना। तो आसान भाषा में भी याद रखिए, विबंध का मतलब क्या होता है? तो रोकना। अब किसको रोका जाएगा? गाड़ी को कि घोड़ा को, कि आदमी के आचरण को, कि कथन को? तो गाड़ी घोड़ा नहीं रोकना है, आदमी को रोकना है। किससे रोकना है? पलटू बाबा बनने से, यानी कि मुकरने से। जैसे उदाहरण देखिए,
आपका मोदी जी ने कहा कि मैं पीएम बनूंगा तो कितना लाख आ जाएगा खाते में, वादा किए थे ना, कितना किए थे? 16 नहीं भाई, 15, कहाँ रह रहे हैं? 16 ना बोलिए, 15 बोलिए। 15 लाख। और हमारे राहुल बाबा ने किया था कि हम 72,000 देंगे। हैसियत के अनुसार भाई किया जाता है, लेकिन जीते नहीं तो 72,000 हो सकता है आ जाए। आज तक मोदी जी मुकरे नहीं, क्योंकि मुकरते तो हम क्या लगाते विबंध, और उनको मुकरने से क्या कर देते। तो बस एक लाइन याद रखिए, जो इस्टापेल है वह व्यक्ति को उस बात से विपरीत बात करने से रोक देता है। विपरीत बात करने से रोकने को ही हम क्या कहते हैं? विबंधित कर देना। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इस बात को एडमिट किया है कि हम 20 से 5,000 रुपया उधार लिए हैं, और ये बाद में पलटना चाहे, मुकरना चाहें, या अब विपरीत बात करना चाहें, तो उसके मुख को सिल दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, पलटने से रोक दिया जाएगा, विपरीत बात करने से रोक दिया जाएगा। और इसी रोकने को हम एक लाइन में क्या कहते हैं? स्टॉपेल। अब ये है कि भाई रोका जाएगा, तो आखिर स्टॉपेल के बारे में प्रावधान एविडेंस में कहाँ है? तो तुरंत याद रखिए, 115, 116 और 117। तो जब भी स्टॉपेल पढ़िएगा, कम से कम कौन सा सेक्शन याद रखिएगा? 3। तो बताइए स्टॉपेल किस मैटर में लागू होगा? कल बताया गया था, सिविल की क्रिमिनल? सिविल। क्रिमिनल में नहीं, ये पिछली बार यूपीजे का क्वेश्चन है कि विबंध किस में लागू होता है, सिविल में कि क्रिमिनल में? तो केवल किस में? सिविल में। इस प्रकार आपका स्टॉपेल भी समाप्त होता है भाई। अब जाके समाप्त हुआ आपका जो ये एडमिशन था वो समाप्त हुआ। यानी कि कुल मिलाकर लास्ट में यह कह सकते हैं, कुल मिलाकर एक लाइन में, एडमिशन की परिभाषा 17 में कौन और किस कंडीशन में करेगा? 18, 19, 20 में कब रिलेवेंट होगा? 21 से लेकर 23 में। और जो व्यक्ति एडमिशन किया है, पलटने से उसे क्या किया जाएगा? रोक दिया जाएगा। भाई कई लोगों को नहीं समझ में आया, अब तो आ जाना चाहिए कि जो एडमिशन होता है पलटने से या मुकरने से स्टॉप कर दिया जाता है, विबंधित कर दिया जाता है। और दुर्सौभाग्य कहिए कि पिछली बार छत्तीसगढ़ जे में यही क्वेश्चन बना था कि विबंध का मतलब क्या हुआ। 4 ऑप्शन दिया था, जाकर देखिए पिछली बार, इसी बार जो छत्तीसगढ़ का हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। अब आगे देखिए, आपका कन्फेशन शुरू किया जाए भाई। कन्फेशन का मतलब संस्वीकृति। अब पहले एक एरिया देखिए कहाँ से आपका चलना है। पहले एक नियम बनाया जाए। सबसे पहले आपका 17 देखिए ध्यान से। अब आइए, एडमिशन क्या होता है, फिर एक बार परिभाषा, तभी कन्फेशन आएगा। यानी कि कोई स्वीकृति, कोई कथन है, स्टेटमेंट है जो आपका किया गया है, और ऐसा जो कथन किया गया है किसी वाद या कारवा माने ऐसा कथन किसी विवादक तथ्य यानी कि फैक्ट इन इशू या किसी सुसंगत तथ्य की ओर कुछ क्या देता था? अनुमान देता था। और किसके द्वारा किया गया था? जिनका वर्णन कहाँ से कहाँ तक है? 18 से लेकर 20। यही जो एडमिशन है ये कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है कन्फेशन में, संस्वीकृति में। लेकिन कब? जब किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अपराध को एक्सेप्ट कर लेता है। यानी कि बस एक लाइन, एडमिशन ही कन्फेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ये एडमिशन कन्फेशन कब कहलाएगा? तो बस एक लाइन याद रखिएगा, जब किसी अपराध का जो एक्यूज्ड है, अभियुक्त हैं, वह अपने द्वारा किए गए
अपराध को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट, स्वीकार, तो इसको एक और नाम दे देंगे क्या, कन्फेशन। अब ये पूछा जाता है कि संस्वीकृति को, कन्फेशन को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो किसी सेक्शन में परिभाषित नहीं है। फिर याद रखिए, संस्वीकृति को कहाँ डिफाइन किया गया, किसी सेक्शन में नहीं। तो आखिर नहीं किया गया है तो कहाँ से कहाँ तक प्रावधान है, तो एविडेंस की धारा 24 से लेकर कहाँ तक, 30 तक। याद रखिए, कन्फेशन के बारे में कहाँ से कहाँ तक प्रावधान है, तो सेक्शन 24 से लेकर कहाँ तक, आपका 30 तक। यहीं थोड़ा समय लगेगा 32 तक, उसके बाद एविडेंस में समय नहीं लगेगा, थोड़ा लंबा समय ले रहा है क्योंकि टेक्निकल ज़्यादा है। देखिए, सबसे पहले आपका कोरिलेशन किया जाता है, और अच्छा रहेगा कि एक जगह लिख लीजिए, जब भी आप एविडेंस पढ़ेंगे तो आपका 24 से लेकर कौन सी धारा पढ़नी पड़ेगी, 30 तक। इसको सबसे, अब देखिए कैसे कोरिलेट किया जाता है, और पहले कोरिलेशन ही हम बताएंगे तब सेक्शन शुरू करेंगे, तोड़ेंगे सेक्शन। एक संविधान से कोरिलेट कर लीजिएगा, और आर्टिकल 20 के आपका क्लाज 3 से कर लीजिएगा। कहाँ से, आर्टिकल 20 के क्लाज 3 से। देखिए, दूसरा आपको जो करना है वह सीआरपीसी से कोरिलेट करके पढ़ना है। सीआरपीसी में कहाँ कहाँ आपका कन्फेशन की बात की गई है, तो कुल मिलाकर 161 पढ़ना है, 162 पढ़ना है, 164 पढ़ना है, 281 पढ़ना है, और आपका 463 पढ़ना है। फिर आपका 306, 307, 308 और 316 भी पढ़ना है। यानी कि सीआरपीसी में कन्फेशन के बारे में प्रावधान है। और फिर मैं सेक्शन बता दूं, 161, 162, 164, 281, 463, 306, 307, 308 और अंतिम कौन है, 316। इसके बाद आपका आईपीसी में भी पढ़ना पड़ेगा, और आईपीसी में अगर कन्फेशन कराने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है तो आपका 330 आईपीसी और 331, देखिए सही होना चाहिए आपका। एक सेकंड भाई, देखिए इसको आईपीसी, देखिए सही सेक्शन आपका सीआरपीसी में आपका पढ़ना है, हमने आईपीसी में 330 और 331। अभी झारखंड में भी पूछा गया था आपका, झारखंड में कई क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे पहले हम आपका कन्फेशन उठा, अभी सामान्य बातें चल रही हैं, अभी आपका फिर बता दिया जाए। सेक्शन 24 से लेकर और 30 तक को आपका अलग अलग तोड़ा जाएगा, और तब पहले कन्फेशन की परिभाषा, उसके प्रकार, उसके बाद कन्फेशन को क्या कराइए, रिवोक कराइए, एविडेंशियल वैल्यू, और तब सेक्शन शुरू हो पाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका पहले पूरा सामान्य बात ही देखनी है और तब आपका सेक्शन पर आना है। लेकिन जैसे ही सेक्शन शुरू होगा, सेक्शन को अलग अलग तोड़ दिया जाएगा, और दो दो लाइन उसको जानना भी पड़ेगा, मैंने शुरुआती दौर में। लेकिन आइए
जो भी आपका कोरिलेशन है पहले समाप्त कर लिया जाए और तब आपका एविडेंस पर हम आते हैं। कोरिलेट आपको ये करना है पहला कि कन्फेशन है क्या। तो आपका कन्फेशन जब भी पूछे, तो अभी तो हम केस बताएंगे ही, आपका 7-8 केस भी याद करना पड़ेगा, लेकिन एक लाइन में तो ये याद रखिए कि जब किसी ऑफेंस या अपराध का एक्यूज यानी कि अभियुक्त अपने द्वारा किए गए अपराध को यानी कि स्वयं के द्वारा किए गए अपराध को एक्सेप्ट कर ले, एडमिट कर ले, स्वीकार कर ले, तो इसी स्वीकृति को ही हम एक और शब्द का और एक नाम देंगे, क्या? संस्वीकृति, या इंग्लिश में कन्फेशन। अब ये है कि भाई स्वीकार कराया जाए, तो सबसे पहले आपका आर्टिकल 20 का क्लास 3 देखा जाए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन यानी कि आत्म अपराध रोपण से संरक्षण, या इसी को हम कहते हैं आत्म अभिशंसन से संरक्षण। इसका मतलब जानिए, किसी भी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को उसके विरुद्ध यानी कि उसे अपने ही विरुद्ध एविडेंस देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि कोई अपराध का अभियुक्त है तो क्या उसे बाउंड किया जाएगा कि वह स्वयं के अगेंस्ट में एविडेंस दे? तो आपका जवाब रहेगा नहीं। ये कैसा अधिकार है? हमारा फंडामेंटल राइट है। और एक केस कम से कम याद रखिएगा, सेल्वी वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटक। कौन सा केस याद रखना है? सेल्वी वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटक। जो ये नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट इत्यादि वैज्ञानिक टेस्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक दिया और ये कहा कि जब तक व्यक्ति रजामंद न हो, जब तक व्यक्ति कंसेंट न दे, तब तक ये परीक्षण नहीं किए जा सकते। याद रखिएगा, आपका सुप्रीम कोर्ट ने आपका काफी, जब तक अभियुक्त आपका रजामंद न हो तब तक ये परीक्षण नहीं किए जा सकते। तो आगे बताया जाएगा परीक्षण क्या होता है। आइए दूसरा देखा जाए, आपका आईपीसी, एक एक करके निपटाया जाए। ये आपका झारखंड में पूछा गया, भाई गलत ना हो। अगर पुलिस किसी अभियुक्त को कन्फेशन कराने के लिए हर्ट करती है, हर्ट करती है मतलब कि उपहत करती है, यानी कि आईपीसी के सेक्शन 319 का कार्य करती है। कौन सा सेक्शन में हर्ट है? 319। यानी कि फिर दूसरे भाषा में देखिए, अगर कोई लोक सेवक या पुलिस पब्लिक सर्वेंट है, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट किसी अभियुक्त को उपहत करता है यानी कि साधारण चोट पहुंचाता है और इसलिए उपहत करता है कि यह जो व्यक्ति है अपना अपराध क्या कर ले? स्वीकार करे। यानी कि 2 चांटा मारा पुलिस ने और कहा कि स्वीकार करो, तो ये पुलिस वाले दंड के भागी होंगे। किस सेक्शन में दंड के भागी होंगे? आपका 303 में। तो फिर एक बार याद रखिए, खूब पूछा गया है, संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए उपहत कारित करना आईपीसी के किस सेक्शन के तहत दंडनीय है? तो आप क्या मारेंगे? 303। और यही आपका हाथ पैर तोड़ दीजिए, यानी कि ग्रेवियस हर्ट कर दीजिए, यानी कि 320 वाला कार्य आईपीसी का कर दीजिए। तो बताइए 320 यानी कि धारा 320 में कितने प्रकार की चोट को गंभीर चोट माना गया है? यानी कि कितने प्रकार के हर्ट को ग्रेवियस हर्ट माना गया है? 8। कितने? 8 रट कर जाइएगा, पूछा गया था। और पिछली बार आपका आया था कि ऐसी मार मार दीजिए कि कितने दिन बिस्तर से न उठे। भाई कितने दिन लिखा है लास्ट में? 20 डेज। कितना?
और कई लोग 15 मार कर आ गए थे, जबकि ये तो कई बार कोरिलेशन भी होगा। कितना दिन? अब ये अगला क्वेश्चन नया बन सकता है कि ये जो 20 डेज हैं ये कहाँ से लिया गया है। तो कई लोग मार कर आ जाएंगे इंग्लैंड, इंग्लैंड से नहीं, ये फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से? अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये कहाँ से लिया गया है आपका, फ्रांस से। तो भाई आपका अभी पुलिस एक्ट चलेगा भाई, आपका 10 मिनट बाद पुलिस एक्ट, अभी 10 मिनट बाद। कल का शेड्यूल बता दिया जाए भाई, आपका 9 बजे से आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन चलेगा, 9 बजे से सुबह। और 10:30 बजे से आपका उत्तराखंड पुलिस एक्ट चलेगा। काफ़ी ये पीछे चल रहा है, इसको कल थोड़ा गति देना है ताकि ये थोड़ा क्या हो आगे बढ़े, ताकि और सब्जेक्ट भी लगाए जाएं। तो कल 2 ही सब्जेक्ट चलेगा भाई, 9 बजे से 12 बजे तक। क्योंकि शनिवार रहता है, शनिवार को कभी भी इतिहास रहा है कि यहाँ पूरा सब्जेक्ट नहीं चल पाया है। एक तो